वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट यूट्यूब इकोनॉमिक्स क्लास। आज के इस क्लास से मैं आपको बताने जा रहा हूं जेनजी ने मांगा नेपाल में हिंदू राष्ट्र। जेनजी ने मांगा नेपाल में हिंदू राष्ट्र। जागरण न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली के शोध का डॉक्टर पीसी वर्मा, पूर्व अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय, बिहार, भारत द्वारा एक सरल विश्लेषण किया जा रहा है ताकि जो विद्यार्थी यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, आरबीआई ऑफिसर्स एग्जामिनेशन, स्टेट बैंक पीओ इंटरव्यू, ऑल इंडिया इकोनॉमिक सर्विसेज, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, उसके इंटरव्यू में अगर उससे पूछा गया कि जेनजी जो आपके पड़ोस के राज्य में जेनजी का क्या रोल है, तो आपको बताना है कि श्रीमान सेना के हाथ में नेपाल, लेकिन जेनजी ने मांगा नेपाल में हिंदू राष्ट्र। जेएनजी की वर्चुअल बैठक में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। जेएनजी की प्रमुख मांगों में सबसे पहली मांग है जनता के पैसे से तिजोरी भरने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। पहली मांग, जनता के पैसे से तिजोरी भरने वालों पर कड़ी मांग हो। दूसरी बात, 46 वर्षों से सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की संपत्ति की जांच की जाए। तीसरी बात, संसद भंग हो, 2 माह में नया संविधान बने, 6 माह में चुनाव हो। नेक्स्ट, सांसद न बने मंत्री, कोई 2 बार से अधिक न रहे प्रधानमंत्री। सांसद न बने मंत्री, कोई 2 बार से अधिक न रहे प्रधानमंत्री। और अंतिम है, संवैधानिक परिषदों में दलगत नियुक्तियां रद्द कर योग्यता से हो। पूर्व प्रधानमंत्री झाला नाथ खनल की पत्नी जीवित हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनन की पत्नी लक्ष्मी रवि लक्ष्मी चित्रकार की हालत गंभीर है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। भीड़ ने काठमांडू स्थित उनके आवास में आग लगा दी थी, जिससे में वो फंस गई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में जलने के बाद उनकी मृत्यु हो जाने की खबर आई थी। सेना के लोगों ने हथियार लौटाने का आग्रह किया। सुरक्षा की कमान संभालने के बाद नेपाली नेता ने लोगों से कहा कि अत्यंत आवश्यक होने तक घर के बाहर न निकले। सेना ने प्रदर्शनों के दौरान लूटे गए हथियार नजदीकी पुलिस चौकी या सुरक्षा कर्मियों को लौटाने का भी आग्रह किया। हिंसा में मरने वालों की संख्या 19 से बढ़कर 30 हो गई। बिना जांच कोई बिहार में प्रवेश न कर पाए। मुख्य सचिव ने राज्य ब्यूरो जागरण पटना नेपाल ने कहा है कि नेपाल में जेएनजी के आंदोलन और जेल तोड़कर भागने की घटनाओं के मद्देनजर सरकार की सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त और पुख्ता करने का निर्देश दिए हैं। राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि डीजीपी विनय कुमार की मौजूदगी में सीमा से सटे सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक किए। मुख्य सचिव ने सभी मुख्य निर्देशक महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सीमा पार से बिहार में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिए। स्पष्ट है कि बिना जांच कोई भी व्यक्ति बिहार की सीमा में प्रवेश न करे। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन भी उपस्थित थे। नेपाल में 18 जेल ब्रेक, 13,572 कैदी फरार हुए। नेपाल में 3 दिनों में जारी हंगामे के बीच
18 जेलों से 13,572 के कैदी फरार हो गए। बड़ी संख्या में नेपाल में जेल ब्रेक की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल को अलर्ट कर दिया। गृह मंत्रालय ने आशंका जताई कि नेपाल में सेना का बागडोर संभालने के बाद जेल से फरार लोगों के लिए धरपकड़ अभियान शुरू किया गया है। नेपाल की सीमा पर तैनात एस एसबी बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। एसएसबी नेपाल की जेल से भागे 30 कैदी को बिहार के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों और चेक पोस्ट के पास से गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी सभी सीमावर्ती जिलों की अतिरिक्त पुलिस बल भेजा है। यहाँ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल सीमा से सटे जितने भी रास्ते हैं सभी पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाने और ड्रोन के से नजर रखने को कहा गया है। पश्चिम चंपारण के सीमावर्ती नवलपरासी जिले के परासी स्थित कारागार के करीब 100 कैदी फरार हो गए। रोकने पर कैदी भिड़ गए। सुरक्षा कर्मियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की। जलेश्वर जेल से फरार माओवादी नेता कौशल यादव पकड़ा गया। सीतामढ़ी जिले की सीमा से सटे महोत्तरी जिले के जलेश्वर जेल तोड़कर मंगलवार की रात भागे 576 कैदियों में से 10 को भिट्ठामोर बॉर्डर पर भारतीय सीमा में प्रवेश करते एसएसबी जवानों ने पकड़ लिया। इनमें माओवादी नेता कौशल यादव भी था, जो 12 वर्षों से बंद था, जो जेल में 12 वर्षों से बंद था। तो ये जो है स्थिति है। वर्तमान में नेपाल की प्रथम महिला सीजे सुशीला कार्की को पीएम बनाने का प्रस्ताव रखा गया। हिंसा रोकने के लिए सेना ने लागू किया देशव्यापी निषेधाज्ञा और कर्फ्यू लगाया। काठमांडू के मेयर बालेंद्र ने किया सुशीला कार्की के नाम का समर्थन। त्रिभुवन हवाई अड्डे से फिर से उड़ान शुरू हो गई। हिंसा में मरने वालों की संख्या 19 से बढ़कर 30 हो गई है। पूरे नेपाल की अर्थव्यवस्था काठमांडू में सिंह दरबार के पास पेट्रोलिंग सेना नेपाली सेना के जवान द्वारा किया जा रहा है और शांति स्थापित करने की का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जेएनजी का कारनामा है और जेएनजी ने मांगा नेपाल में हिंदू राष्ट्र। मुख्य उनका मांग ये है और बहुत सारे जो मांग आपको मैंने बताया उस पर उन लोगों ने ये संघर्ष शुरू किया है। जेएनजी की प्रमुख मांगे। पहली मांग है जनता के पैसे से जनता के पैसे से तिजोरी
तिजोरी भरने वालों। तिजोरी भरने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। पर कड़ी 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 कार्रवाई हो। नंबर टू, 46 वर्षों से, 46 वर्षों से 46 वर्षों से सार्वजनिक पदों पर सार्वजनिक सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की संपत्ति की जांच हो। संसद भंग हो। संसद भंग हो। 2 माह में 2 माह में नया संविधान बने। नया नया संविधान
नया संविधान संविधान बने, 6 माह में चुनाव हो। माह में चुनाव हो। सांसद न बने मंत्री। सांसद न बने मंत्री। कोई कोई 2 बार से अधिक न रहे प्रधानमंत्री। कोई 2 बार से 2 बार से अधिक न रहे प्रधानमंत्री। संवैधानिक परिषदों में दलगत नियुक्तियां रद्द कर योग्यता से हो। संवैधानिक परिषदों में संवैधानिक संवैधानिक परिषदों संवैधानिक संवैधानिक परिषदों में दलगत में दलगत नियुक्तियां दलगत नियुक्तियां रद्द कर योग्यता से हो।
सेना की मध्यस्थता। 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 सेना की मध्यस्थता के बाद। के बाद जेएनजी प्रदर्शनकारियों। जेएनजी प्रदर्शन प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों की बैठक में की बैठक में अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार के गठन पर के गठन पर सहमति बन गई। बन गई है। इस बैठक में में बैठक में नेपाल में नेपाल की पूर्व एवं प्रथम महिला प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश
न्यायाधीश। न्यायाधीश सुशीला कार्की। सुशीला कार्की। सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री, मंत्री बनाने का प्रस्ताव है। बनाने का प्रस्ताव है। काठमांडू के मेयर। काठमांडू के मेयर। मेयर बालेंद्र शाह। बालेंद्र मेयर बालेंद्र शाह ने एक एक बयान जारी कर सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया कि को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया।
नेपाल की प्रथम सीजे सुशीला कार्की नेपाल की पीएम बन गई और और हिंसा हिंसा को रोकने के लिए सेना ने देशव्यापी देशव्यापी निष निषेधाज्ञा देशव्यापी निषेधाज्ञा लागू किया तथा नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल में 18 जेल ब्रेक जेल ब्रेक हुए तथा 13,500
572 कैदी फरार हो गए। इनमें इनमें माओ इनमें माओवादी 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 नेता कौशल यादव। कौशल यादव भी था जो 12 वर्षों से बंद था, जो 12 वर्षों से बंद था। जलेश्वर जेल से
फरार। माओवादी नेता। जेल से फरार माओवादी नेता। कौशल यादव। यादव। पकड़ा गया। पकड़ा गया है। पकड़ा गया। उसे उसे भारतीय सीमा। भारतीय सीमा में प्रवेश करते समय। करते समय एसएसबी जवानों ने पकड़ लिया। एस एस एसएसबी एसएसबी जवानों ने पकड़ लिया। एसएसबी 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 ने नेपाल की जेल से भागे। नेपाल
कि जेल से भागे। करीब 30 कैदियों को बिहार के विभिन्न सीमावर्ती विभिन्न सीमावर्ती इलाकों इलाकों और चेक पोस्ट और चेक पोस्ट से के पास के पास गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया है। नेपाल सीमा से सटे जितने भी रास्ते हैं सभी पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाने ड्रोन से नजर रखने को कहा गया है। पश्चिम चंपारण के पश्चिम पश्चिम चंपारण के सीमावर्ती के के सीमावर्ती नवलपरासी नवल नवलपरासी स्थित कारागार स्थित स्थित कारागार से करीब 100 कैदी से करीब 100 कैदी फरार हो गए।
फरार हो गए। रोकने पर कैदी भिड़ गए। रोकने पर कैदी भिड़ गए। कई सुरक्षा कर्मियों ने कई राउंड हवाई फायर की। सुरक्षा कर्मी ने सुरक्षा कर्मियों ने कई राउंड कई राउंड कई राउंड हवाई फायर की। नेपाल में हिंसा से मरने वालों की संख्या हिंसा से मरने वालों की मरने वालों की संख्या से मरने वालों की संख्या 19 से बढ़कर 30 हो गई। नेपाल के पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ
झालानाथ। खनल। खनल। एवं। एवं उनकी। एवं उनकी पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार। रवि लक्ष्मी रवि लक्ष्मी चित्रकार। रवि लक्ष्मी चित्रकार के काठमांडू काठमांडू स्थित उनके आवास में उनके आवास में हिंसक जैन जी ने आग आग लगा दी थी। नेपाल में भ्रष्टाचार प्रभावशाली हस्तियों हस्तियों की
विलासितापूर्ण जीवन। विलासिता, विलासितापूर्ण जीवन शैली। शैली। विलासितापूर्ण जीवन शैली और इंटरनेट मीडिया, और इंटरनेट इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्मों, मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध के कारण, प्रतिबंध प्रतिबंध के कारण जेनजी युवाओं, जेनजी युवाओं के 2 दिन, 2 दिनों तक तक चले हिंसक विरोध, हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, प्रदर्शनों प्रदर्शनों के बाद नेपाल की सेना ने नेपाल की सेना ने देश की सुरक्षा संभाल ली। देश की सुरक्षा संभाल ली है। 11 सितंबर 2025 बाद
नेटवर्क। नहीं। कि शोध पर आधारित विवरण का एक सरल विश्लेषण किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जेनजी ने मांगा हिंदू राष्ट्र, और 2 दिनों तक नेपाल में हिंसक विरोध हुए, विरोध प्रदर्शन चले। उसके बाद नेपाल की सेना ने इसने अपने कमान में लिया, और तब जनता के जान माल को बचाया गया। लेकिन नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल एवं उनकी पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार के काठमांडू स्थित उनके आवास में हिंसक जेएनजी ने आग लगा दी थी। नेपाल में भ्रष्टाचार, प्रभावी हस्तियों की विलासितापूर्ण जीवन शैली और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों प्रतिबंध के कारण जेएनजी युवाओं के 2 दिन तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद नेपाल की सेना ने देश की सुरक्षा संभाल ली है। 11 सितंबर 2025 गुरुवार को दैनिक जागरण न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली के शोध पर आधारित विवरण का एक सरल विश्लेषण किया गया है। ये हम लोगों के भारतवर्ष के लिए भी बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि भारतवर्ष का बहुत सारा जो एरिया है उसका बॉर्डर नेपाल से जुड़ा हुआ है, और नेपाल से जेल तोड़ करके 18 जेल को तोड़ के जेल ब्रेक कर दिया, और 13,572 कैदी फरार हो गए। फरार होने वाले जो है वो बिहार बॉर्डर से भी घुसने का प्रयास किया, और उसी में एक जलेश्वर जेल से फरार माओवादी नेता कौशल यादव पकड़ा गया। और ये माओवादी नेता कौशल यादव 12 वर्षों से जेल में था, और जेल टूटा तो बाहर। तो जेल तोड़कर 18 जेल तोड़कर 13,572 कैदी फरार हो गए। तो हम सभी जानते हैं कि जैन जी जो एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के विद्रोह कर रहे हैं, या अब युवाओं में रोष है, लेकिन इसका लाभ उठाया कौन? लाभ उठाया जो 12 साल से जेल में बंद है, जेल ही तोड़ करके निकल के भाग चला। वो भाग करके जब बाहर आएगा, नेपाल में कहाँ छिपा हुआ है या कहीं भारत में घुसा हुआ है। भारत में भी 30 कैदी को बिहार के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों से चेक पोस्ट के पास गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इतना लंबा बॉर्डर है, और बहुत जगहों पर तो है कि अगर आप भारत में हैं, बिहार में हैं, और वहां से अगर एक पत्थर फेंकिए तो नेपाल में चला जाएगा। इतना अगल बगल में लोग रह रहा है।
और हमारे यहाँ बिहार का जो एरिया है वो सटा हुआ है। तो अब ये एक लेसन है जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार, इसके पीछे क्या भ्रष्टाचार और प्रभावशाली हस्तियों की विलासतापूर्ण जीवन शैली और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों के प्रतिबंध के कारण जेनजी युवाओं ने 2 दिनों तक हिंसक विरोध प्रदर्शन किए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भ्रष्टाचार और प्रभावशाली हस्तियों की विलासपूर्ण जीवन शैली। तो अब जो जेनजी है वो सब देख रहा है, चाहे भारत का जेनजी हो या नेपाल का जेनजी हो या पाकिस्तान का जेनजी हो। जेनजी तो एक उम्र का आधार पर इसका निर्माण हुआ है कि कौन जेनजी है। जेनजी में पेशेंस कम होते हैं, क्योंकि वो युवा है, संघर्ष करने की शक्ति उसमें अधिक है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जेनजी के जो महत्वपूर्ण अ, जरूरत की बात है, जो उनके शिक्षा के संबंध में हो, जो उनके रोजगार के संबंध में हो, जो उनके स्वास्थ्य के संबंध में हो, इन सब बातों पर जो भी सरकार हो उसको ध्यान देना जरूरी है। भारतवर्ष में जेएनजी को हर तरह का फैसिलिटी देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, और युवाओं को बिहार में, युवाओं को सरकार की ओर से, जो नीतीश बाबू की सरकार है, इस सरकार की ओर से क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है। बहुत सारे, मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो उस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपया लेकर के और अच्छे संस्थानों में एडमिशन कराया है, और उसके बाद रोजगार होने के बाद वो फिर लौटा देगा। तो इससे मैट्रिक पास लड़की अगर कर रही है तो उसको 10,000 रुपया इंसेंटिव के रूप से बिहार सरकार देती है। अगर कोई पीटी निकाल लिया यूपीएससी का तो उसको 1 लाख रुपया देती है मेंस की तैयारी करने के लिए, फ्री। यही कारण है कि बिहार सबसे गरीब राज्य होने के बावजूद भी यहाँ की जनता, यहाँ का जेनजी उग्र नहीं है। अगर वो पढ़ रहा है और पास कर रहा है, पीटी निकाल लिया, तो 1 लाख रुपया सरकार की ओर से मिलता है। वो आगे पढ़ना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, तो 2 लाख रुपया आप क्रेडिट कार्ड जो बिहार सरकार देती है उससे आप ले सकते हैं। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूर्णतः काम हो रहा है, लेकिन अधिकतम जो चाहने वाले हैं वो इसको प्राप्त करते हैं। बिहार में एक बार मैं एक दुकान में आईफोन खरीदने के लिए गया, और उस समय मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में यूपीएससी को पढ़ा रहा था, और ओल्ड राजेंद्र नगर में इंग्लिश मीडियम में, जस्ट बत्रा सिनेमा है उसके बगल में, मुखर्जी नगर में। और वहाँ जो राउज कोचिंग है उसके बगल में खान कोचिंग है, उसके बगल में मेरा पीसी वर्मा एकेडमी, इकोनॉमिक्स एकेडमी। कोविड के पीरियड में फिर मैं छोड़ दिया और ऑनलाइन पढ़ाने लगा। तो ये चीज वहाँ देखते थे कि लड़के बहुत अधिक मेहनत करते हैं और कष्ट में रह के भी वो अपने अ, उद्देश्य को पाने की में लगे हुए हैं, और पा भी रहे हैं। और सवाल है कि सीट है 1,000 और अप्लाई करता है 3 लाख। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कोई भी सरकार आ जाए, जेएनजी का ही सरकार बना दो, जब सीट है आपको 1,000, अप्लाई करता है 3 लाख,
तो इसमें आपको अभी जो चलाया जा रहा है कि लोकल लेवल पर रोजगार रोजगार कैसे मिले और आय का सृजन कैसे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मेरा अपना मानना है कि गांव में ही रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। और वो स्वरोजगार, हम सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लीजिए कि पहले हम लोग जब स्टूडेंट थे तो गांव में सरसों का तेल पेड़ा जाता था, और उस समय वो कोल्हू का बैल ऐसे घूमता था, तब तेल निकलता था, सरसों डाला तेल निकला। अभी देख रहे हैं कि स्विच दबाया और तेल निकलना शुरू हो गया, और एक रूम में खोले हुआ है, पटना शहर में हम देखे हैं। अब हमारे दिमाग में हो रहा है कि अगर वही गांव गांव में खोल दे तो कम से कम सरसों तेल के लिए आप कोई बड़े बड़े जो फैक्ट्री वाले हैं, अब वो किस चीज़ से बनाते हैं नहीं बनाते कोई देख नहीं रहा है। यहाँ तो आपको आंख के सामने में सरसों डाला, स्विच दबाया, जैसे गेहूं पिसा के आटा निकलता है, उसमें सरसों तेल से आपको निकल रहा है तेल। ये काम करने से पहला कि ये काम करने से कम से कम 2 आदमी तो उसमें लग ही जाएगा, 2 से 3 आदमी। इस तरह का आप खोजिए। अब गांव में भी लोग जूस पीते हैं, जूस का आ, दुकान खुले और वहाँ वो जूस बन रहा है। पटना शहर में देख रहे हैं कि लोग खड़ा होकर पी रहा है, चला गया। ये काम गांव वाले भी कर सकते हैं। गुड़ बनाने का, गांव में अभी भी गुड़ बनाता है लोग, और शहर में गुड़ आता है। और आम का अमावट जो है बनाने का, केरल जाता है, और वहां से अमावट बन के पूरे इंडिया में आता है। ये बात हमको पता चला जब हम निफ्टेम जो है आ, सोनीपत हरियाणा में गेस्ट फैकल्टी के रूप में हमको इनवाइट किया गया, तो जाके वहाँ पढ़ा रहे थे। तो वहाँ देखिए कि रिसर्च प्रोजेक्ट हर लड़के को करना है। तो एक क्लास हमारा वो भी था कि रिसर्च प्रोजेक्ट को देखना और उस पर ग्रेडिंग देना। तो देखिए कि उसमें सारे लोग जो हैं, एक अमावट पर जो बना हुआ था, फूड प्रोसेसिंग का वहाँ काम है पढ़ाई। तो देखिए अमावट सब केरल तरफ का उदाहरण दिए हुआ है। कहीं भी बिहार में अमावट बनने का, देखिए आम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी है कि अमावट बन गया और उसको यहाँ पेड़ है वहीं अमावट का, वहाँ का युवा खोल दे, उसका प्लांट लगा दे। छोटा प्लांट होता है, बहुत बिग नहीं, मिडिल साइज, स्मॉल साइज, और उससे बन के पैकिंग करके उसको बेचने का काम। तो इस तरह से साबुन है, तो क्यों हम साबुन लगावें बाहर का। साबुन बनाने की पद्धति जानी, अच्छे क्वालिटी का साबुन आप गांव में तैयार कीजिए, उसी साबुन से लोग नहाएगा। जो आता है साबुन कोई भी, वो क्या फैक्ट्री, लार्ज फैक्ट्री है, और वहाँ बना के पूरे इंडिया का पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर गांव में खुद करने लगे, अरे हम तो देखे हैं, 50 साल पहले गांव में गए हुए थे, अब पोखरा में नहाने के लिए ले गया, तो कहा, नहाने के पहले कहा कि भाई वहाँ साबुन वुबुन नहीं था। तो देखे कि पीला रंग का मिट्टी वहाँ लिया, सब देह में लगा के कूद गया पोखर में। हम कहे भाई हमको तो तैरना नहीं आता है, किनारे ही रहे। लेकिन हम भी उस जो मिट्टी था उसको देह में लगा उगा के नहा लिए। अब क्या उसमें लॉजिक है वो हम नहीं जानते थे, लेकिन देखे कि वहाँ गांव का आदमी साबुन के बजाय उस मिट्टी को ही देह में लगाता है, और हमसे बलिष्ठ था। बुद्धि में जो हो, लेकिन शरीर से तो बलिष्ठ था ही। तो ये सब बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ सोचना होगा, तभी जाकर के आपका गांव जो है रोजगार देने लगेगा। महात्मा गांधी कहते थे कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। नेहरू जी थे उसके खिलाफ, वो कहते थे नो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ये रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन से भारत का विकास नहीं होगा।
और वो समझते थे कि जो मॉडल लगाए वो महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल में एक मान्यता है कि पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। तो नेहरू जी को एक बेटी थी, उनके दिमाग में ही आया कि सबको एक बेटी है। यहाँ जिस समय उनको एक बेटी थी, उस समय हमारे घर में हमारे दादा जो थे उनको 5 बच्चे थे। किसी के यहाँ 11 बच्चे। यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री थे भारतवर्ष के, उन उनकी एक किताब में लिखा हुआ है कि वो 7वां संतान थे अपने परिवार में। तो 7 बच्चे थे, मतलब बेटा 7 को था, मतलब भाई, वो 7 को भाई थे, बहन का नहीं जानते। तो उस जमाने में बहुत ज्यादा था। और इसलिए भी ज्यादा था कि उसमें लॉन्जिविटी का कोई गारंटी नहीं था। हैजा हुआ तो मर गया, टीवी हुआ तो मर गया। तो जिंदा रहने के लिए जो है, वो सोचता था कि चलो 11 गो रहेगा तो मरते मरते भी 5 गो 4 गो बचेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि मृत्यु दर ऊंचा था। आज क्या हो गया कि मृत्यु दर एकदम कम हो गया। बच्चा जन्म लिया कि उसको 7 गो टीका एक के साथ लगाया, कोई बीमारी ये नहीं होगा। तो कुपोषण से भले हो जाए, लेकिन बीमारी नहीं आ रहा है। ये डेवलपमेंट है साइंस का। लेकिन हम लोगों को खुद भी अब सोचना होगा कि स्वरोजगार का कौन सा ऐसा चीज अपनाया जाए जिसमें लॉस नहीं हो। अभी जैसे 10,000 रुपया एक महिला को दिया गया है। 10,000 रुपया में भी काम शुरू हो जाएगा तेल पेरने का। सरसों तेल ऐसा है, हर महीने में लोग खरीदता है। गेहूं हम लोग गांव में या शहर में कहीं भी थे, खुद जाते थे पिसाने के लिए, आटा लाते थे। गायब हो गया, कहीं नहीं देखे। बहुत खोजिएगा पटना शहर में तो पूछने में ये जनरल नॉलेज का बात है कि किस गली में अभी गेहूं पीसने वाला है मशीन। सब गायब हो गया। सब जगह देखा आशीर्वाद आता है। विदेश में भी गए तो जहां मार्केट गए तो वहां देखे कि मॉल बड़ा बड़ा मार्ट, देखे कि आशीर्वाद आटा का थाक लगा हुआ। बाबा रामदेव का दवा का पूरा, कौन ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहां उनका दवा का दुकान नहीं है। अब सोचिए ना, मास्को में हम गए तो मास्को के एयरपोर्ट पर देखे कि दवा का दुकान। दिल्ली में भी है, हर जगह वो जहाँ दवा का एक दुकान है, और वो रामदेव बाबा का है। इसलिए वो 3,000 40,000 करोड़ का स्वामी हो गए। तो इस तरह से गांव के जो लोग हैं, वो पार्टी पॉलिटिक्स जो हो रहा हो, लेकिन अपने सोच के हिसाब से भी वो इस तरह का काम कर सकते हैं। जापान हम लोग से तो छोटा ही देश है ना। बिहार जो पुराना था उसी के बराबर था। और वो कि एक जमाने में उसका पोजीशन था 3rd पोजीशन, आज वो गिर गया है 15 पोजीशन पर चला गया। तो ये नेपाल का जो जेनजी का विद्रोह हुआ, इस बात को हल्के से नहीं लेना चाहिए। जो भी देश है इस बात को समझे कि अभी युवा का, जेनजी का संख्या मजबूत है, ताकतवर है, और उसको वर्क नहीं है या उसके मन चाहा काम नहीं हो रहा है, तो आपको चलने नहीं देगा। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री और उनकी पति पत्नी के घर में ही आग लगा दिया। ये मानसिकता देखिए। ये मानसिकता और स्प्रेड कीजिएगा तो देखिए कि कहाँ आपका राज्य रहेगा, कहाँ देश रहेगा, कहाँ जेनजी रहेगा और कहाँ ओल्ड मैन रहेगा, सब साफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे बहुत दुख है कि पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल, उनकी पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार, काठमांडू स्थित आवास में हिंसक जेएनजी ने आग लगा दी थी। कहीं कहीं रिपोर्ट आ रहा है कि जल गई, कहीं कहीं आ रहा है कि मर गई। ये बहुत, ये दुखद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर पीसी वर्मा, इकोनॉमिस्ट, 50 साल से अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ।
और इसमें कितने जेन जी आए और ओल्ड जी हो गए। तो ये बहुत ही दुखद है कि घर में कोई रह रहा हो, प्रधानमंत्री का हो, परिवार हो, उसके बाहर से आग लगा के जला दिए। यही हाल हम देखे थे श्रीलंका का। उसे घर में घुस के कोई सोफा सेट लेके भाग रहा है, कोई पलंग लेके भाग रहा है, कोई कुर्सी लेके भाग रहा है, कोई जो रखा हुआ है खाने पीने का सामान बैठ के खा रहा है। तो पॉपुलेशन भी एक बाढ़ के समान है ना। अब पॉपुलेशन को अगर आप नियंत्रित नहीं करते हैं तो जेनजी जो है आपको डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। और फिर आप सोना से क्या कीजिएगा? अपने ही व्यक्ति को कुचल दीजिएगा तो फिर आप राज किस पर खींचेगा भाई? तो इसलिए देखिए कि सेना मिल करके और उन लोगों का जो मांग था उस मांग के आधार पर सेटलमेंट करा दिया, एक नया प्रधानमंत्री भी बना दिया। और 6 महीना में फिर जब इलेक्शन होगा वो काम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।